हाँ, तो आज अपन क्या शुरू करेंगे, जो अपनी 12th क्लास ज्योग्राफी है उसका चैप्टर सेकेंड, जनसंख्या वृद्धि एवं संगठन। समझ में आया? हाँ से समझ में आ गया। सबसे पहले तो अपन 3 स्टेटमेंट देखेंगे, मतलब कि जनसंख्या के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट। एक तो जॉर्ज बी क्रेसी का, जॉर्ज बी क्रेसी जॉर्ज बी क्रेसी ने जनसंख्या के बारे में क्या कहा है ये देखेंगे, और इनसे क्वेश्चन भी आते हैं। और एक अपन देखेंगे जो 90% स्थल भाग है, 90% जो स्थल भाग है वहाँ पर, सॉरी, हाँ 90% जो स्थल भाग है वहाँ पर केवल 10% जनसंख्या रहती है, या उल्टा लिख ले। मतलब सर, मतलब कि 10% स्थल भाग पर केवल 90% जनसंख्या, मतलब कि 10% स्थल भाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और एक और स्टेटमेंट दो, कौन सा है? एक और स्टेटमेंट क्या है कि जो 90% जनसंख्या है, कितना प्रतिशत? 90% जनसंख्या दुनिया के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले 10 देशों में रहती है। समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। अब इनको एक एक करके भी देख लेते हैं, क्योंकि जो देखो ये तो हो गया, ये तो हो गया, ये दोनों तो समझ में आ गए। ये जॉर्ज बी क्रेसी वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक और बार देख लेते हैं। कौन सा वाला? जॉर्ज बी क्रेसी, जॉर्ज बी क्रेसी जॉर्ज बी क्रेसी ने क्या कहा है? जॉर्ज बी क्रेसी ने भी यही कहा है कि जो जनसंख्या है इसका जो वितरण है ये असमान है। क्या है? असमान है। सर कैसे असमान है? जो जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा है, जॉर्ज बी क्रेसी ने क्या कहा है? जॉर्ज बी क्रेसी ने क्या कहा है, जो एशिया है, एशिया में जो एशिया में क्या है, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। एशिया में बहुत बहुत अधिक बहुत अधिक बहुत अधिक स्थानों पर बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर क्या रहते हैं? ज़्यादा लोग। और कम स्थानों पर ज़्यादा लोग रहते हैं। क्या रहते हैं? ज़्यादा लोग रहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। देखो ये स्टेटमेंट एकदम सिंपल है, इसमें कुछ समझा जैसा है ही नहीं। हाँ, तो जॉर्ज बी क्रेस ने क्या कहा है कि एशिया के बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर क्या रहते हैं? बहुत अधिक लोग रहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और अपन ने ये तीनों स्टेटमेंट देख लिए। हाँ सर देख लिया, अपन ने मोटी मोटी बात तो जान ली। अब अपन मतलब कि अपन ने क्या देख लिया? जनसंख्या वितरण तो देख लिया। सर जनसंख्या का वितरण कैसा है? आपको क्या लगता है कैसा है? कि बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग, कम स्थानों पर ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो जनसंख्या का वितरण कैसा है? असमान लो। क्या है? जनसंख्या का वितरण देश के दो, या अपने देश में कह दो, या अपने राज्य में कह दो, या पूरी दुनिया में कह दो, जनसंख्या का वितरण कैसा है? असमान है। सब जगह जनसंख्या का वितरण असमान है। वितरण देख लिया। इस चैप्टर का नाम क्या है? जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। अब अपन देखेंगे घनत्व। क्या देखेंगे? घनत्व। वितरण देख लिया कैसा है? असमान है, और उदाहरण भी देख लिए। और फिर अपन देखेंगे घनत्व। क्या देखेंगे? घनत्व, जनसंख्या घनत्व इन इंडिया, सॉरी इंडिया नहीं, पूरी वर्ल्ड में देखेंगे। समझ में आ गया? इंडिया वाली वो बुक अलग है, उसमें अपन अलग से फिर और देखेंगे। समझ में आ गया ना? हाँ सर समझ में आ गया। सबसे पहले जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक होते हैं। क्या होते हैं? कई सारे कारक होते हैं। और उससे भी पहले आपको जनसंख्या का एक सूत्र पता होना चाहिए। आप जनसंख्या पढ़ रहे हो, जनसंख्या घनत्व आप पढ़ रहे हो? हाँ सर पढ़ रहे हैं। तो जनसंख्या घनत्व को याद करने का सूत्र भी आपको पता होना चाहिए, और ये परीक्षाओं में पूछते हैं। 2023 में भी पूछा गया शायद तक, और आपके भी पूछने की संभावना भारी है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। जनसंख्या घनत्व क्या देखेंगे? जनसंख्या घनत्व का सूत्र, जनसंख्या घनत्व का सूत्र सिंपल है, आपको रटना नहीं। मैंने तो मेरी परीक्षा में रटा था, और मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था, क्योंकि मैं बता देता हूँ आपको, भी देख लो। ना समझ में आने का कारण भी बता देता हूँ। घनत्व, जनसंख्या का घनत्व बराबर ऊपर आएगी कुल जनसंख्या,
कुल जनसंख्या और नीचे आएगा कुल क्षेत्रफल, मतलब कि क्षेत्रफल कितना है उस क्षेत्र का, वो आएगा। क्या आएगा? उस क्षेत्र का क्षेत्रफल आएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। सर आपको क्यों नहीं समझ में आता था? अरे मेरे को इसलिए समझ में नहीं आता था क्योंकि देखो ये दोनों पर कुल है, ऊपर जनसंख्या नीचे क्षेत्रफल। मेरा क्षेत्रफल ऊपर चला जाता था, कभी जनसंख्या नीचे आ जाती थी। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। पर आपका ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या नहीं होने दूंगा? आपका ऐसा ऊपर नीचे नहीं जाने दूंगा। क्यों सर? अब भी बताता हूँ। जनसंख्या घनत्व, घनत्व का अपन क्या देखेंगे? सूत्र देखेंगे। क्या देखेंगे? जनसंख्या घनत्व का सूत्र देखेंगे। तो सर सबसे पहले क्या लिखे? देखो आपने क्या लिखा है अभी? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व लिखा है? हाँ सर लिखा है। इसमें आपने जनसंख्या का उपयोग किया है? हाँ सर किया है। तो पहले आने का अधिकार किसका बनता है? जनसंख्या का, क्योंकि आपने जनसंख्या का उपयोग तो कर लिया एक बार। हाँ सर, इसलिए अपन क्या करते हैं? चुपके से ऊपर क्या लिख लेते हैं? जनसंख्या। क्या लिख लेते हैं? जनसंख्या। और अब बचा क्या सर? केवल बचा क्षेत्रफल। हाँ हाँ, तो बेटी का बाप नीचे क्या आएगा? क्षेत्रफल। समझ में आ गया? समझ में आ गया। और दोनों के आगे कुल तो लगाना ही है। सिंपल है, सिंपल है सर। ये पूछते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं, आप याद रखना। इसलिए बता रहा हूँ मैं, जो बता रहा हूँ वो लगभग लगभग क्वेश्चन पूछते हैं, मैं वही बता रहा हूँ। और उदाहरण देने की ज़रूरत तो नहीं है, तो अभी आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। देखो अपन ने, देखो आपको पूरे एक बार वापस समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ? पूरा वापस समझाता हूँ। देखो जनसंख्या वितरण क्या होता है, घनत्व क्या होता है और वृद्धि क्या होता है, ये तीनों समझ लेते हैं। हाँ सर ये तीनों समझ लेते हैं एक बार। क्या समझ लेते हैं एक बार? ये समझ लेते हैं जनसंख्या वितरण किसको कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि किसको कहते हैं। सबसे पहले ये कोई क्षेत्र है। हाँ सर ये कोई क्षेत्र है, ये क्षेत्र है। अब जो बिंदु मानचित्र होता है, क्या होता है? बिंदु मानचित्र। बिंदु मानचित्र में जो बिंदुओं के द्वारा क्या जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित किया जाता है, या जनसंख्या के वितरण को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। समझ में गया? समझ में आ गया सर। तो मैं क्या कर रहा हूँ? देखो जनसंख्या को प्रदर्शित कर रहा हूँ। ये एक बिंदु मतलब कि दो जनसंख्या, समझ में आ गया? ये जनसंख्या का वितरण है। क्या है सर? जनसंख्या का वितरण है। और ये जनसंख्या का वितरण आपको लग रहा होगा सर ये जनसंख्या का वितरण तो असमान भी है। हाँ ये जनसंख्या का वितरण क्या है? असमान है। देखो यहाँ पर जनसंख्या नहीं है और यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। तो ये होता है जनसंख्या का वितरण, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। हाँ सर बताया हुआ है। और फिर देखो जनसंख्या घनत्व क्या होता है सर? जनसंख्या घनत्व क्या होता है? अब देखो एक इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाली, एक इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाली जनसंख्या, एक इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाली जनसंख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। आया समझ में? ये आप ये भी कह सकते हो लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना, या मतलब कि लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। या मेरे पहले वाली ये अच्छी थी। देखो आप जैसे कि पहले 10th में पढ़ के आए होगे या नहीं पढ़ के आए होगे। देखो यहाँ पर अपन जो वैसे ऐसे मतलब कि जो वो मतलब कि फिजिक्स में ऐसे वो परिभाषा कैसे बना देते हैं? देखो एक क्षेत्रफल में, क्षेत्र में, एक क्षेत्रफल, एक इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सिंपल परिभाषा है, सबसे सिंपल परिभाषा है। आपको इस सूत्र से जनसंख्या घनत्व की परिभाषा याद हो गई है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। वरना रटते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अब अपन देखते हैं जनसंख्या घनत्व, जैसे कि ये है। समझ में आया? ये कोई एक इकाई क्षेत्रफल है, इसमें निवास करने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। ठीक है सर। फिर जनसंख्या वृद्धि क्या होती है सर? अभी बताता हूँ। देखो ये अपना क्षेत्र है। हाँ सर क्षेत्र है। ये अपन क्षेत्र कब देखा? 2015 वाला देखा। कब वाला देखा? 2015 वाला देखा सर। अब क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है सर। 2025 चल रहा है सर। 2025 कहाँ रह रहे हो नींद में? सर 2025 चल रहा है तो क्या करें?
क्या करें, देखो 2025 चल रहा है तो क्या हो गया, जनसंख्या ज़्यादा हो गई। क्या हो गई, जनसंख्या ज़्यादा, जनसंख्या में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। पहले यहाँ पर जनसंख्या नहीं थी, अब वहाँ पर भी क्या हो गई, जनसंख्या हो गई। तो देखो 2015 में और 2025 में यहाँ पर माना कि जनसंख्या थी 1000, क्या थी 1000, और यहाँ पर जनसंख्या कितनी हो गई, 10,000। तो यहाँ पर 10 वर्षों का बाद का समय, और यहाँ पर मतलब जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है, 10 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है, 9,000। कितनी वृद्धि हुई है, 9,000। समझ में आ गया, इसे क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि 10 वर्ष। समझ में आ गया। और ये जनसंख्या वृद्धि हुई है, यहाँ पर कमी भी हो सकती थी, क्या पता लोग यहाँ से चले गए हो, या मृत्यु दर ज़्यादा हो, जन्म दर कम हो, तो जनसंख्या कम भी हो सकती है। समझ में आ गया। तो जनसंख्या धनात्मक भी हो सकती है, जनसंख्या ऋणात्मक भी हो सकती है। अब आता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अपन ने मोटा मोटा समझ लिया, हाँ सर समझ लिया, तीनों को समझ लिया। अब अपन देखते हैं मतलब थोड़ा डिटेल में, क्या देखते हैं, थोड़ा डिटेल में। प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है सर? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक तो कौन कौन से कारक होते हैं सर? एक होते हैं भौतिक कारक, भौगोलिक कारक, एक होते हैं आर्थिक कारक, एक होते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। एक कौन से होते हैं, भौगोलिक, एक होते हैं सर आर्थिक, एक होते हैं सामाजिक या सांस्कृतिक कारक। कौन कौन से, सामाजिक या सांस्कृतिक कारक। ये तीनों क्या करते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। सामाजिक या आप कह लो सांस्कृतिक। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। भौगोलिक, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। जो भौगोलिक कारक होते हैं, इनमें कौन कौन से आते हैं, जैसे जल, इसमें क्या आता है, जैसे कि जल की उपलब्धता। मतलब कि देखो भौगोलिक कारक है, मतलब कि भूगोल से संबंधित है, मतलब कि आप समझो देखो भौगोलिक है तो भूगोल से संबंधित है। जल भूगोल से संबंधित है, हाँ सर। जलवायु, जलवायु और सर भूमि, मतलब भूमि कैसी उबड़ खाबड़ है, मृदा कैसी है वहाँ की। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सॉरी भूमि नहीं, भू आकृतिक कारक, कि वहाँ की मृदा मतलब कि भू आकृति कैसी है, पहाड़ है, पहाड़ होगी तो जनसंख्या कम होगी, और मैदान होंगे तो जनसंख्या ज़्यादा होगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और आता है फिर मृदा, ये वहाँ की मिट्टी कैसी है, जैसे कि जलोढ़ मृदा हुई। जलोढ़ मृदा में क्या होती है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है, जैसे कि मृदा। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। अब इनको समझ भी लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। सबसे पहले जल, देखो प्रारंभ में जो मनुष्य है वो जल के किनारे पर ही बसा हुआ है। आप इसमें सबसे बेस्ट उदाहरण लीजिए राजस्थान का, जहाँ पर राजस्थान में जल की उपलब्धता है, वहाँ पर पास में क्या बसे हुए हैं, गांव ढाणी ये सब बसे हुए हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। जलवायु, वहाँ की जलवायु कैसी है, अगर वहाँ की जलवायु विषम है, जैसे आप ले लीजिए जैसलमेर की जलवायु बहुत विषम है। वहाँ पर दिन में तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, मतलब कि वहाँ पर दिन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और रात में सबसे कम टेम्परेचर रहता है। मतलब सुबह तो एकदम गर्मी और रात को ठंडी। समझ में आ गया? तो इसी जलवायु में भी आप रहना पसंद नहीं करोगे, आप रहना पसंद करोगे अच्छी जलवायु, जैसे समुद्री जलवायु। समझ में आ गया? भू आकृति कैसे प्रभावित करती है सर?
भू आकृति ऐसे प्रभावित करती है, जैसे कि देखो पहाड़ देखो, राजस्थान में जो पहाड़ी क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल कितना है? 9%। 9% राजस्थान में क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है, मतलब अरावली है। परंतु जो उसका क्या है, जनसंख्या है, उसमें निवास करने वाली राजस्थान की जनसंख्या है केवल 10% है। कितनी है? 10% है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। वही अपन मैदान में देखें, कहाँ देखें? मैदान कहाँ पर देखें? मैदान। राजस्थान का ही उदाहरण लेते हैं। राजस्थान के मैदान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 2-3%। आपको ये याद नहीं करना है, आपको केवल समझने के लिए। 2-3% क्या है? वहाँ का क्या है? क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल है सर। परंतु वहाँ की जो जनसंख्या है, क्या है? जन वाली संख्या, मतलब जनसंख्या। वहाँ की जो जनसंख्या है, वहाँ की जनसंख्या लगभग 40% है। राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या केवल 23% भाग में निवास करती है, ये आप कह सकते हो। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। इसका मतलब क्या हुआ? मैदानों में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। और मैदान में भी दो तरह के मैदान होते हैं। एक तो शुष्क मैदान, वहाँ पर जनसंख्या कम होती है। शुष्क मैदान मतलब मरुस्थल, देखो ये कोई मैदान है, हाँ सर ये मैदान है, इसको डिवाइड कर लो। एक वो मैदान है जहाँ पर क्या होती है? भारी भारी वर्षा होती है, और वहाँ पर क्या होती है? कई सारी नदियाँ हैं, उनका उद्गम होता है। इसकी वजह से वहाँ पर कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और एक वो वाला क्षेत्र है जहाँ पर मतलब कि वर्षा होती है पर बहुत ही कम होती है, या एकदम ना के बराबर ही होती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। तो वर्षा होती ही नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर। तो यहाँ पर जनसंख्या क्या होगी? कम होगी, और यहाँ पर जनसंख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी। यहाँ पर जनसंख्या देखो, जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा होगी और यहाँ पर जनसंख्या कम होगी। सर क्यों? क्योंकि सर अनुकूल दशाएं नहीं हैं, भू आकृतिक कारक। समझ में आ गया? और मृदा वाला तो बता ही दिया, जलोढ़ मृदा वाला। यहाँ पर जलोढ़ मृदा है, इसीलिए तो जनसंख्या ज़्यादा है। समझ में आया? हाँ से समझ में आ गया। आपको केवल ये पूछेगा कि भू आकृतिक कारक किस में आता है, या आपको जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो आपको क्या करनी है? विवेचना करनी है आपको। मतलब कि इतना, मतलब कि राजस्थान में ये है वो आपको याद नहीं करना, ये तो मैंने केवल समझाने के लिए। फिर आते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में आते हैं एक तो खनिज, एक जहाँ पर खनिज है वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होगी। एक नगर, क्या आते हैं? नगर में भी जनसंख्या ज़्यादा होती है, नगरीय जनसंख्या। समझ में आ गया? नगरीकरण, क्या? नगरीकरण और औद्योगिकरण और खनिज। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सिर्फ देखो इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं, क्या नहीं है, ऐसा कुछ समझाने लायक भी नहीं है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। आपको सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, मतलब भौगोलिक कारक में कौन कौन से आते हैं, या आर्थिक कारक में कौन कौन से आते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। खनिज हो गया, नगरीकरण हो गया, और एक और आते हैं औद्योगिकरण। जैसे कि आप उदाहरण लीजिए, औद्योगिकरण, समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। फिर आता है सामाजिक या सांस्कृतिक कारक, सबको पता है, जग जाहिर है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट हो गए। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। आराम से आप नोट्स बना सकते हो। फिर ये हो गया आपके, हाँ सर हो गया। फिर आता है आपके जनसंख्या वृद्धि। क्या आती है? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है। अब अपन देखते हैं जनसंख्या वृद्धि को और डिटेल में, मतलब कि जनसंख्या वृद्धि से और डिटेल में क्या देखते हैं? जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि मतलब तो आपको पता है, हाँ सर पता है। तो जनसंख्या वृद्धि को और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं सर? तो मतलब कि जनसंख्या वृद्धि में कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। समझ में आ गया? ये आपको पता है। जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा में लिखाई नहीं लिखाई, तो समय के, ये देखो यहाँ पर देख के अपन क्या बनाएंगे? जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा बनाएंगे। कुछ रटने वाला काम नहीं है। समय के दो बिंदु हैं, हाँ से समय के दो बिंदु हैं। समय के दो बिंदुओं के मध्य या निश्चित अंतराल में, समय के दो बिंदुओं के निश्चित अंतराल में जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है, ये परिवर्तन आया 9000 का, इसे ही क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि
कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया। और क्षेत्र भी विशेष होना चाहिए, मतलब कि एक ही क्षेत्र होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने यहाँ पर तो ये लिया और इसमें आप इसके पास वाले ले लो, नहीं, वो आप नहीं कर सकते। सेम क्षेत्र होना चाहिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। जनसंख्या वृद्धि समय के दो निश्चित समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। देखो ये परिभाषा आपको पूछेगा, मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट तो वो जनसंख्या वाला है, जनसंख्या घनत्व न जाने कितनी बार पूछा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए और इसका सूत्र बताइए। या मैं कहूँ कि इस चैप्टर से केवल ये एक ही क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक आरबीएससी में। सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन वही है, जनसंख्या घनत्व वाला। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। तो अब आपको क्या करना है, जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा आपको पता चल गई। अब क्या होता है जनसंख्या वृद्धि दर? जनसंख्या वृद्धि दर कुछ नहीं होता। जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब क्या होता है? जो मतलब कि जो आपकी जनसंख्या है, क्या है जनसंख्या, जो पहले वाले जो परिवर्तन आया है उसको प्रतिशत में व्यक्त करना। किस में व्यक्त करना? प्रतिशत में। कितनी प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि हुई है, जनसंख्या वृद्धि दर। डायरेक्ट वृद्धि दर लिख लूँ? हाँ सर लिख लो। वृद्धि दर का मतलब क्या हुआ है? जो परिवर्तन आपके आया है उसको किस में व्यक्त करना? प्रतिशत में व्यक्त करना। किस में व्यक्त करना? प्रतिशत में व्यक्त करना। उसे ही क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि दर। समझ में आ गया? जैसे कि भारत की जो एक वर्ष में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 1.64%। और जो दशकीय वृद्धि दर कितनी है? दशकीय वृद्धि दर है 17.6 के लगभग परसेंट। समझ में आ गया? इसे क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि दर। और अगर वो वैसे दिखाए तो जनसंख्या वृद्धि, और प्रतिशत में दिखा दे तो जनसंख्या वृद्धि दर कह देंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। फिर आती है आपकी प्राकृतिक वृद्धि दर और वास्तविक वृद्धि दर। प्राकृतिक वृद्धि दर और वास्तविक वृद्धि दर, देखो वो उदाहरण वापस लेते हैं अपन। अब ये वाला उदाहरण है। हाँ सर ये वाला उदाहरण है। ये वाला उदाहरण है सर। हाँ सर ये वाला उदाहरण। हाँ सर ये वाला उदाहरण है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। ये वाला उदाहरण है। हाँ सर ये वाला उदाहरण है। अब यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हुई है 9,000 की। हाँ सर वृद्धि हुई है। कैसे हुई है ये पता करना है अपन को। या तो यहाँ पर किसी और जगह से कोई आया है और वो बसा है तो जनसंख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। या अंदर ही जन्म दर ज़्यादा है और मृत्यु दर कम है तो जनसंख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। सिंपल है। हाँ सर सिंपल है। अब देखो, अब मैं बताता हूँ। ये जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि। और प्राकृतिक वृद्धि। पहले प्राकृतिक वृद्धि देख लेते हैं। हाँ सर देखो, प्राकृतिक वृद्धि एकदम सिंपल है। या तो प्राकृतिक वृद्धि में क्या हुआ है, या तो उस क्षेत्र में क्या हुआ है, जन्म ज़्यादा हुए हैं और मृत्यु दर कम हुई है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। जन्म दर ज़्यादा और मृत्यु दर कम। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में आ रहा है। जन्म दर ज़्यादा और मृत्यु दर कम। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया।
अब आप लिखोगे कैसे, मतलब कि प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म दर माइनस मृत्यु दर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र क्या है, जन्म दर माइनस मृत्यु दर। तो क्या निकल जाएगी आपकी प्राकृतिक वृद्धि। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। और मैंने क्या बताया था, या तो वहाँ पर अप्रवास हुआ है, जैसे कि ये कोई क्षेत्र है, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि है, या जनसंख्या मतलब कि ज़्यादा हुई है, या तो यहाँ पर जन्म दर ज़्यादा हुआ है, या मृत्यु दर में क्या आई है, कमी आई है। जन्म दर ज़्यादा और मृत्यु दर में क्या है, कमी है। और वास्तविक जो वृद्धि है उसमें आप्रवास और उत्प्रवास को भी काउंट किया जाता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। जैसे कि ये कोई जगह ए है, जैसे कि ये वाली जगह है, यहाँ से जो अच्छे संसाधन हैं, मतलब कि यहाँ से लोग बी जगह पर जा रहे हैं। पूछो सर क्यों, क्योंकि बी जगह पर क्या है, अच्छी सुख सुविधाएं यहाँ से अच्छी सुख सुविधाएं वहाँ पर हैं। समझ में आ गया। और जो सी स्थान है, सी स्थान से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सर यहाँ से यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, सर यहाँ से यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ की तुलना में यहाँ पर अच्छी सुख सुविधाएं हैं। समझ में आया। तो जो ये यहाँ से यहाँ पर आए हैं, देखो एक और बार समझाता हूँ। प्रवास, अब अपन क्या समझेंगे, प्रवास का इम्पोर्टेंट रोल है अपने अंदर। समझ में आ गया। ये जगह ए है, हाँ सर ये जगह ए है, और ये जगह बी है, ये जगह क्या है, बी है। यहाँ से एक आदमी वहाँ पर जाता है, तो यहाँ पर उसे क्या कहेंगे, उत्प्रवास। यहाँ पर प्रवास आया है तो उसे क्या कहेंगे, आप्रवास। और एक और क्वेश्चन पूछता है आपके कि जो ये उत्प्रवास है यहाँ से गया क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रतिकर्ष कारक थे। कैसे कारक थे, प्रतिकर्ष कारक थे। प्रतिकर्ष मतलब जो आकर्षित ना करें, जैसे कि मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी, शिक्षा में कमी, इन सब चीज़ों में कमी, मतलब नेगेटिव वाले। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। आप्रवास मतलब कि इसने आकर्षित क्यों किया प्रवास को, क्योंकि यहाँ पर कुछ अपकर्ष कारक थे। अपकर्ष मतलब आकर्षित करने वाले, जैसे शिक्षा सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, ये सब सुविधाएं, मतलब सब पॉजिटिव उधर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। प्रवास समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। और जो ये वाला स्थान होता है, इस स्थान को जो मतलब कि जहाँ पर प्रवास पहुँचना चाहता है, जहाँ पर उसके जाने का गंतव्य है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, गंतव्य स्थल। और यहाँ से प्रवास का क्या हुआ है, उद्गम, तो इसे क्या कहेंगे, उद्गम स्थल। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। प्रवास समझ में आया, हाँ सर प्रवास समझ में आ गया। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है। अब देखो प्राकृतिक और ये कौन सी, वास्तविक वृद्धि दर। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। देखो इसमें क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर तो काउंट होती है, मतलब कि जन्म दर ज़्यादा, मतलब कि जन्म दर माइनस मृत्यु दर। और किसको जोड़ा जाता है, आप्रवास, मतलब कि जितना प्रवास आया है उसमें से गया हुआ प्रवास को आप माइनस कीजिए, उत्प्रवास। तो क्या आएगी, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर। सिंपल है सर, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। आप्रवास मतलब आया हुआ प्रवास, उत्प्रवास मतलब गया हुआ प्रवास। पूरा मैंने यहाँ पर बताया है, समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि। ये तो मैंने आपको बताया हुआ है। देखो और बता देता हूँ, जनसंख्या जो वृद्धि है, इसकी वृद्धि, जो जनसंख्या वृद्धि है, या तो वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, या तो धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। कम कब होगी जनसंख्या वृद्धि, कम कब होगी, जब जन्म दर, देखो ज़्यादा कब होगी, जब जन्म ज़्यादा होंगे और मृत्यु क्या होगी, कम होगी। आप्रवास मतलब आया हुआ प्रवास, आप्रवास मतलब देखो यहाँ पर प्रवास आया है, तो यहाँ में जो बी जगह है यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी, और यहाँ से प्रवास गया है तो ए जगह में क्या होगी, जनसंख्या कम होगी। समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया,
सिंपल है, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। जन्म दर ज़्यादा, मृत्यु दर कम, मतलब जन्म ज़्यादा हो रहा है, मृत्यु कम हो रही है, तो जनसंख्या वृद्धि होगी। जो अप्रवास है, जो आया हुआ प्रवास है, बल्कि प्रवास ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि ए क्षेत्र में प्रवास ज़्यादा आ रहा है, तो वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी। अप्रवास ज़्यादा, और जो उत्प्रवास है, वहाँ से जो लोग जा रहे हैं वो बहुत कम जा रहे हैं, मतलब कि एक स्थान है जहाँ पे लोग आ ज़्यादा रहे और जा कम रहे। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। जैसे कि आप उदाहरण लीजिए दिल्ली का। दिल्ली में क्या हो रहा है, अप्रवास तो ज़्यादा हो रहा है, परंतु उत्प्रवास क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर, समझ में आया ना? हाँ सर, समझ में आ गया। और इसका ही उल्टा कर दो, इधर ऋणात्मक में यही परिभाषा लिखनी है। जब जन्म दर ज़्यादा हो, मृत्यु दर कम हो, अप्रवास ज़्यादा हो और उत्प्रवास ज़्यादा हो, तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या, मतलब कि धनात्मक वृद्धि दर। क्या कहते हैं? धनात्मक वृद्धि दर। और जब जनसंख्या में जन्म दर कम हो और मृत्यु दर ज़्यादा हो, जो अप्रवास है वो कम हो और जो उत्प्रवास है वो ज़्यादा हो, तो जनसंख्या तो इसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर, सिंपल है। हाँ सर, सिंपल है। समझ में आया ना? हाँ सर, समझ में आ गया। अब जनसंख्या परिवर्तन के घटक, मतलब कि जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है उसे कौन कौन प्रभावित करते हैं? अब जो जनसंख्या में जो परिवर्तन आ रहा है उसे कौन कौन प्रभावित कर रहा है? जनसंख्या परिवर्तन के घटक। समझ में आया? जनसंख्या परिवर्तन के घटक 3 घटक होते हैं। आप भी बता सकते हो 3 घटक कौन कौन से हैं। यहाँ पर जनसंख्या में जो वृद्धि, मतलब कि जो परिवर्तन आ रहा है वो किन के कारण हो रहा है? या तो जन्म दर के कारण। सिंपल है ना? हाँ सर, सिंपल है। या तो जन्म दर के कारण जनसंख्या में परिवर्तन आ रहा है, या तो मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में परिवर्तन आ रहा है, या इन दोनों को अपन ने मिक्स में क्या कहा था? प्रवास। क्या कहा था? प्रवास। या तो जन्म के कारण, या मृत्यु के कारण, या प्रवास के कारण क्या आ रहा है? जनसंख्या में परिवर्तन आ रहा है। तो आपको यही लिखना है, जन्म दर के कारण जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म, मृत्यु और प्रवास। सिंपल एकदम। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। सिंपल है। हाँ सर, सिंपल है। देखो, प्रवास मैंने पूरा पूरा बता दिया। हाँ सर, पूरा बता दिया। वहाँ से क्वेश्चन अच्छे आते हैं, मतलब वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये आप ध्यान में रखना। जनसंख्या। हाँ, तो अब आपका चैप्टर ख़त्म होने को है, मतलब कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बाकी है, उसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि इस अभी जो बताऊंगा ना, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ और है, फिर उसके बाद आपका क्या होगा? चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब अपन क्या देख लेते हैं, जो विश्व के जो महाद्वीप हैं, क्या है? महाद्वीप हैं। क्या है? महाद्वीप। जैसे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ऐसे जो महाद्वीप है, क्या है? महाद्वीप है। महाद्वीप में जो जनसंख्या घनत्व है, क्या है? जनसंख्या घनत्व, मतलब कि कौन से महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व कितना है वो अपन अब देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, वो अपन क्या करते हैं? देख लेते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। मतलब ज़्यादा नहीं देखेंगे, मतलब जो इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। सर, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? सर, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है अपने एशिया का, 146। कितना? 46। 146 किसका है? एशिया का। एशिया के इधर अफ्रीका, अफ्रीका भी पीछे नहीं है, 43। अफ्रीका में कितना है? 43। यूरोप में कितना है? 33। यूरोप में कितना है? 33। जो लेटिन अमेरिका है, यहाँ पर मध्य अमेरिका, यहाँ का कितना है? 32। कितना है? 32। और जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ का कितना है? यहाँ का 146, यहाँ पर 43, यहाँ पर 33, यहाँ पर 32, और यहाँ पर कितना है? 20। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। समझ में आया? याद हुआ? सर, नहीं हुआ। अब भी बताता हूँ। यहाँ पर क्या है? एशिया महाद्वीप, अभी बताया मैंने। एशिया के इधर कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है।
अफ्रीका के ऊपर कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है। यूरोप के इधर कौन सा मतलब कि कौन सा है? लैटिन अमेरिका या मध्य अमेरिका। फिर ऊपर इसके नॉर्थ अमेरिका। समझ में आया? समझ में आ गया सर। अब इनका घनत्व देखते हैं। एशिया का कितना है? 146। कितना है? 146। अफ्रीका का 43। कितना है? देखो एशिया का भी एक टाइम के लिए मानो इसका कितना है? 143। मतलब 6 अपन बाद में कर देंगे, ये आपको याद रह जाएगा। क्या मानना है आपको? एशिया का कितना है? 143। 143। यहाँ पर कितना लिखना है? 43। ऊपर कितना? 33। इधर कितना? 32। इधर कितना? 20। और एक और आता है अपने ओशनिया। ओशनिया का जो ये है जनसंख्या घनत्व, ये सबसे कम है। कितना? 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सिंपल है। हाँ सर सिंपल है। अब आता है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, सॉरी जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे को बताना हो इस पूरे पार्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं 2 चीज़ बताऊंगा। एक तो घनत्व, जनसंख्या घनत्व, और ये जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। बस ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे अनुसार। सबसे ज़्यादा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। समझ आ गया? समझ में आ गया सर। इसमें क्या होता है? इसमें अभी बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले क्या होती है? जनसंख्या क्या होती है? ग्रामीण होती है। क्या होती है? क्या होती है? ग्रामीण होती है। सर जनसंख्या क्या होती है? खेत, इनमें क्या होती है? कार्यरत होती हैं। और जनसंख्या क्या होती है? अशिक्षित होती है। क्या होती है? अशिक्षित। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। फिर क्या होता है? फिर धीरे धीरे जनांकीय संक्रमण आता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर इस वाले भाग में। और फिर क्या होती है? जनसंख्या ग्रामीण से क्या हो जाती है? नगरीय हो जाती है। फिर जनसंख्या खेतों में कार्य नहीं करती है, वो औद्योगिकरण हो जाता है। मतलब कि जनसंख्या का क्या हो जाता है? औद्योगिकरण। मतलब कि वो औद्योगिक जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या करती है? कार्य करती है, उद्योगों में कार्य करती है। और अशिक्षित जनसंख्या से वो कैसी बन जाती है? शिक्षित जनसंख्या। इसे ही क्या कहते हैं? जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। इसकी 3 अवस्थाएं होती है। कौन सी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं। इससे पहले मैं 3 अवस्था बताऊं, ये बता दूं कि मतलब कि जो ये जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है, ये जो किसी देश का मतलब कि जो मतलब कि चलो वो बाद में बताऊंगा। ये बात क्या बताऊंगा? बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इसकी 3 अवस्था बता देता हूँ। कौन कौन सी 3 अवस्था? सिंपल, एकदम सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ये जन्म दर वाली, सॉरी ये मृत्यु दर वाली लाइन है, और ये है लाइन जन्म दर वाली। समझ में आया? समझ में आ गया सर। जो वाइट वाली लाइन है ये किसको इंडिकेट कर रही है? जन्म। और जो ये वाली लाइन है ये किसको प्रदर्शित कर रही है? मृत्यु दर को। समझ में आया? हाँ सर आया। यहाँ पर क्या हो गया? सॉरी बाद में बताता हूँ। देखो यहाँ पर ये है अपनी प्रथम अवस्था, ये बीच वाली सेकंड, और ये थर्ड अवस्था। ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये हो गई थर्ड अवस्था। तीसरी अवस्था में विकसित देश आते हैं। इस अवस्था में अल्प विकसित देश आते हैं। कौन से? अल्प विकसित। यहाँ पर आते हैं विकासशील देश। समझ में आया? और यहाँ पर आते हैं विकसित देश। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। आया समझ में आया बेटी का बाप। हाँ सर समझ में तो आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो ये जन्म दर वाली है, ये मृत्यु दर वाली है। दोनों क्या है? उच्च है। जन्म दर भी ज़्यादा है, मृत्यु दर भी क्या है? ज़्यादा है। जन्म और मृत्यु दोनों क्या है? ज़्यादा है।
तो यहाँ पर मतलब कि जनसंख्या वृद्धि तो हो रही है पर मृत्यु दर भी ज़्यादा है। फिर मतलब कि जनसंख्या क्या चल रही है, देखो जन्म दर ज़्यादा, मृत्यु दर ज़्यादा, जन्म दर ज़्यादा, मृत्यु दर ज़्यादा, तो जनसंख्या क्या है, स्थिर है। क्या है, स्थिर है, ना तो बढ़ रही है ना घट रही है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। इसकी द्वितीय अवस्था में क्या होता है, जो मतलब कि पहली अवस्था में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती हैं। क्या नहीं होती है सर, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती है। क्या नहीं होती हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती हैं। क्या नहीं होती है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती हैं। देखो देखो ये पूरा सिद्धांत है। अब अपन तीन चीज़ों पे बात करेंगे। शिक्षा है कि नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं मतलब हेल्थ है कि नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा मतलब हेल्थ है कि नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर बातें करते हैं। सबसे पहले जो पहली अवस्था है, यहाँ पर जो शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो क्या होती है, बहुत कम होती है। समझ में आ गया, बहुत कम होती है, इसलिए जन्म दर भी ज़्यादा होती है, मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है, क्योंकि शिक्षा है नहीं। और जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य भी अच्छा है नहीं, इसलिए मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है। शिक्षा नहीं है इसलिए जन्म ज़्यादा हो रहे हैं, और मृत्यु दर ज़्यादा क्यों रही है, क्योंकि हेल्थ नहीं है, मतलब कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। फिर सेकेंड अवस्था में क्या होता है, जो देश है सबसे पहले तो वो अल्प विकसित होता है, मतलब कि अल्प विकसित होता है। फिर वो क्या होता है, विकासशील होता है। समझ में आया। इस अवस्था में क्या होता है, जनसंख्या का विस्फोट होता है, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या का क्या होता है, विस्फोट होता है। क्यों सर, क्योंकि जो इस समय होता है मतलब कि सेकेंड अवस्था में, इस समय क्या होता है, जनसंख्या में जो मतलब कि शिक्षा है, शिक्षा भी बढ़ती है, शिक्षा भी क्या करती है, बढ़ती है। और जो हेल्थ है वो भी अच्छा होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। यहाँ पर मतलब कि जो हेल्थ है वो अच्छी होनी शुरू होती है, शिक्षा धीरे धीरे बढ़नी शुरू होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो जन्म दर है, क्या है सेकेंड अवस्था में जो जन्म दर है, क्या है सर, जन्म दर क्या है, जन्म दर, जन्म दर क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जो सर मृत्यु दर है, मृत्यु दर क्या होती है, कम होती है। सर मृत्यु दर कम क्यों होती है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। इसलिए देखो जन्म दर ज़्यादा, मृत्यु दर कम, तो क्या होगा, जनसंख्या का विस्फोट होगा। फिर जो अंतिम अवस्था आती है, जिसमें क्या आते हैं, विकसित देश आते हैं। क्या आते हैं, विकसित देश आते हैं। इसमें क्या होती है, इसमें क्या होती है, शिक्षा भी बराबर होती है। शिक्षा बराबर होती है तो जन्म दर भी क्या होते हैं, कम होते हैं। और हेल्थ भी बराबर होती है, तो इसमें मृत्यु दर भी क्या होती है, कम होती है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। आपको कुछ नहीं करेगा, एक चीज़ उठा के पूछेगा, जन्म दर ज़्यादा और मृत्यु दर कम किस में होती है, सेकेंड अवस्था में। जी हाँ, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था में। जन्म दर कम, मृत्यु दर भी कम किस में होती है, थर्ड अवस्था में। जन्म दर ज़्यादा, मृत्यु दर ज़्यादा किस में होती है, इसमें। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी कम होती है फर्स्ट में। और ये सब आपको पूछेगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। तो ये आपका जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत पूरा हुआ। समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया, सब बता दिया, हाँ सर सब बता दिया। अब आपके लास्ट में क्या आते हैं, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या नियंत्रण के बहुत सारे उपाय हैं, ये आपका होमवर्क है। थोड़े से उपाय आपको क्या करना है, मतलब कि एक एक आधा उपाय, एक उपाय आपको क्या करना है, कमेंट करना है प्लीज़, एकदम थैंक यू, प्लीज़ प्लीज़ एकदम प्लीज़। क्योंकि अपने अभी देखो लाइक्स भी कम है चैनल पर, सब्सक्राइब भी कम है, और अभी अपन बहुत पीछे हैं। देख लेना आप, अगर आपने इसको मतलब कि इस चैनल को अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो मैं 12th क्लास का पूरा इधर करा दूंगा। मेरे 12th क्लास में आए थे ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, 100 में से 100, कितने, 100 में से 100। और मैं आप सबके भी दिलवा सकता हूँ, क्योंकि मतलब कि जो मेन चीज़ें होती हैं वो अपन पढ़ के ही नहीं जाते। अपन इधर उधर का बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, पर जो मेन चीज़ होती है वो अपन पढ़ती ही नहीं है। तो अपन को वो ही पढ़ना है जो परीक्षा में आ रहा है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय ये है। और मैं आपको क्या बता दूँ, थॉमस माल्थस के विचार बता दूँ, क्या बता दूँ, थॉमस माल्थस के विचार, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा आपको। थॉमस माल्थस ने 7, 8, 9 मतलब कि डिजिट तो मतलब कि सेम है, मतलब कि आगे, परंतु लिखना ऐसे नहीं है। 7 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 9 यहाँ पर। 7, 8, 9 में क्या कह दिया कि अपन सब चौंक गए।
थॉमस माल्थस ने कहा कि देखो इधर आओ, पास में आओ। अपन पास में गए। इन्होंने कहा देखो इधर संसाधन लिखो और इधर लिखो, नीचे लिखो जनसंख्या लिखो। अपन ने कहा अभी लिख ले, अभी लिख रहे, अभी लिख रहे। अपन ने लिख ली, हाँ सर लिख ली, बेटी का बाप लिख ली। फिर उन्होंने कहा देखो संसाधन तो बढ़ेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 भी लिख ही लेते अब। हाँ सर ऐसे बढ़ेंगे। और इन्होंने कहा पास में आओ कि कम हियर। अपन गए और इन्होंने कहा देखो जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, 1 1 की 2 होगी, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16, 16 की 32, 32, 32 की 64, 16 16 32, 16 48, 16 64, हाँ 64। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। अब इन्होंने कहा कम हियर। अपन ने कहा हम कम हियर ही है, मतलब कि पास में ही है। यहाँ पर देखो इन्होंने कहा फिर देखो यहाँ पर देखो 1 और 2, यहाँ पर तो क्या है संसाधनों में, किन में, संसाधन में, और जो जनसंख्या है यहाँ पर क्या है समानता है, क्या है संतुलन है, क्या है संतुलन। संतूर साबु नहीं, संतुलन, संतुलन। संतूर साबु अलग आता है वो, ये संतुलन है। संतुलन तो सही नहीं लिखा मैंने, हाँ सर नहीं लिखा तो तुम लिख लो कमेंट में, एक तो सब्सक्राइब नहीं करते हो। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। और सर इन्होंने कहा अब इधर आओ। इन्होंने कहा ये देखो यहाँ पर संसाधन और जो जनसंख्या है इनमें परिवर्तन देखो। यहाँ पर 3 संसाधन है, लोग 4 हैं। यहाँ पर 4 संसाधन है, लोग 8 हैं। 5 संसाधन, लोग 16। 6 संसाधन, लोग 32। 7 संसाधन, लोग 64। तो ये क्या है असंतुलन है, क्या है असंतुलन, असंतुलन। समझ में आया? तो ये इन्होंने कहा माल्थस साहब ने कि जनसंख्या में क्या हो रहा है, जनसंख्या ऐसी बढ़ती रही तो क्या होगा संसाधनों में और जनसंख्या में क्या होगा असंतुलन होगा, असंतुलन होगा। और इससे क्या होगा विनाश होगा, विनाश होगा जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, भूखमरी, ऐसी सब चीज़ें आएगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगी। समझ में आ गया? इन्होंने ये कहा। सिंपल सिंपल सर, थैंक यू। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई साहब, वो नहीं भूलना बेटी का बाप।